हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर मैं यशस्वी कौशल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है कि परंपरागत टीके यानी वैक्सीन कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। वैक्सीन क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। वैक्सीन या टीका एक ऐसा साधन है जिससे हम शरीर को मौका देते हैं कि वो रोगाणु या पैथोजन के शरीर में सचमुच आने से पहले ही मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडी तैयार कर ले। तो आप कह सकते हैं कि वैक्सीन एक बचाव का साधन है और वो हमारे शरीर को मौका देता है कि रियल इन्फेक्शन होने से पहले ही हम एंटीबॉडी खुद ही प्रिपेयर कर लें। इसका मतलब आप इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीन्स दे क्रिएट एक्टिव इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। और परंपरागत वैक्सीन में आपको पता है क्या यूज़ होता है। परंपरागत वैक्सीन में हम आमतौर पर किसी मरे हुए पैथोजन या किसी कमज़ोर किए हुए पैथोजन को यूज़ करते हैं। तो आज अपन इसी की चर्चा करेंगे। देखिए, आधुनिक वैक्सीन आजकल की जो बन रही हैं, जो सबसे लेटेस्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो बन रही है, जिनको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स ये सबसे एडवांस्ड वैक्सीन्स हैं। इसमें आप पैथोजन को यूज़ नहीं कर रहे हो, पैथोजन की किसी एक जीन को लेकर किसी अनहार्मफुल ऑर्गेनिज्म में डालते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हेपेटाइटिस बी ये एक वायरस है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस हमारे लिवर में सूजन करता है। अब हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस पे मिलने वाले एंटीजन को बनाने वाली जीन जो है, आप उसको हेपेटाइटिस बी से निकाल लें, उसको ईस्ट के अंदर डाल दें। ईस्ट तो हार्मफुल नहीं है, तो ये ईस्ट के अंदर जब वो पहुंचेगी जीन तो खुद को एक्सप्रेस करेगी। ईस्ट के सरफेस पे भी वही एंटीजन दिखेगा जो हेपेटाइटिस बी के सरफेस पर है। और इस तरह से आप ईस्ट को यूज़ कर सकते हैं एज वैक्सीन। तो ये जो लेटेस्ट वैक्सीन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बन रही है, जिसको आप रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तो सबसे एडवांस्ड है। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के अलावा अपन बात करेंगे जो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स हैं, हाउ दे आर मेड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो आज पता चलेगी वो है कि किसी एक रोग के खिलाफ वैक्सीन की जरूरी नहीं है किसी एक तरीके से ही तैयार की जाए, उसको एक से ज़्यादा तरीकों से भी तैयार किया जा सकता है। तो हाउ दीज ट्रेडिशनल वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। हम इसी को लेकर आगे चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल वैक्सीन्स या वैक्सीन ही क्या होता है, अपन इसी से बिल्कुल शुरू से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन क्या है। वैक्सीन असल में किसी पैथोजन या उसकी बॉडी का कोई पार्ट है। इट इज द पैथोजन और अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी that is given, introduced intentionally in a living body to create active immunity. तो एक्टिव इम्यूनिटी के खिलाफ इस तरह से हम एक वैक्सीन देकर बड़े आराम से एक्टिव इम्यूनिटी को बना सकते हैं शरीर में। अब जैसे कि अपन वैक्सीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी जो लेटेस्ट वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, ये सबसे एडवांस मानी जाती हैं। ये थोड़े ही समय में बहुत सारी प्रोड्यूस की जा सकती हैं कम समय में, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं। वैसे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में आप किसी पैथोजन के केवल एक एंटीजन को यूज़ कर रहे हो। यूज़ सरफेस एंटीजन्स। सरफेस एंटीजन, और एंटीजन क्या होता है, या तो प्रोटीन या पॉलीसेक्राइड प्रोटीन ऑफ पैथोजन, ये यूज़ कर रहे हो। और ये मोस्ट एडवांस्ड है, ध्यान रखिएगा। आप कह सकते हो ये एडवांस्ड अप्रोच है, एडवांस्ड अप्रोच टुवर्ड्स वैक्सीन प्रिपरेशन।
अब इसमें कौन कौन सी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट वाली मिल रही है हमको आजकल, कौन सी क्लिनिकल ट्रायल के लेवल से आगे बढ़कर मार्केट में अवेलेबल है, उस चीज़ को देख लेते हैं हम। लेकिन आज इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तो सबसे एडवांस नहीं, हम तो परंपरागत वैक्सीन जो बनती है उसकी बात करेंगे। अभी मैं केवल एग्जाम्पल इसके जल्दी से लिख देता हूं, जैसे हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, और इसके अलावा हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये सारी वैक्सीन्स आप देखोगे इनसे आजकल बाजार में उपलब्ध है और इस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। पर हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है उसकी, हाउ द ट्रेडिशनल वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड। तो अपन ट्रेडिशनल वैक्सीन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं उस चीज़ की बात यहाँ पे करेंगे। हाउ द ट्रेडिशनल वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड, हाउ द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से कैसे वैक्सीन तैयार की जाती है। अब मैं यहां पे बता दूं कि दो तरीके हैं इसके। या तो आप इनएक्टिव यानी डेड पैथोजन यूज करो, तो इसमें सबसे पहला है इनएक्टिव पैथोजन। इसका मतलब डेड। अब वायरस तो मर नहीं सकता, वायरस का तो जिंदा ही नहीं होता तो मरेगा क्या। वायरस को अपन कैसा मानते हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, तो इसीलिए डेड वर्ड लिख भले ही रहा हूं, पर ये वर्ड उस वायरस के लिए सही नहीं होगा, वहां के लिए तो इनएक्टिव वर्ड ही सही होगा। पर किसी बैक्टीरिया की बात करोगे तो वहां डेड वर्ड काम कर जाएगा। तो यहां पर आप किसी डेड पैथोजन का यूज करेंगे। लेकिन डेड पैथोजन में भी ध्यान रखना, ये इनएक्टिव पैथोजन यानी डेड पैथोजन जो है उसकी बॉडी पूरी की पूरी भी यूज की जा सकती है, होल बॉडी, उसको पूरा का पूरा आप इंजेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन की फॉर्म में, या फिर उसके सरफेस प्रोटीन को यूज कर सकते हैं, या फिर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में प्रोटीन के संग सेल वॉल पॉलीसैकेराइड का भी यूज होता है। जैसे कि सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया के ऊपर, उसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उसमें शुगर्स होती हैं, बहुलक शर्कराएं होती हैं, वो भी प्रोटीन के संग मिला के हम यूज कर सकते हैं, उनको आप कहते हैं कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। तो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन इसका मतलब प्रोटीन और सेल वॉल पॉलीसैकेराइड, सेल वॉल पॉलीसैकेराइड यानी शुगर्स, बहुलक शर्करा। और दूसरे तरह की वैक्सीन में आप इनएक्टिव को नहीं, लाइव यानी कि जिंदा लेकिन कमजोर किया गया यानी एटीन्यूटेड यानी कमजोर, तो कमजोर किया हुआ एक पैथोजन यूज करोगे। अब दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इनएक्टिव पैथोजन यूज कर रहे हो, डेड पैथोजन यूज कर रहे हो, तो आपको फिर कई सारी बूस्टर डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बॉडी में जाने के बाद खुद तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, वो तो आपने इनएक्टिव या डेड यूज किया है, तो उसके लिए आपको बूस्टर डोज थोड़े थोड़े समय बाद और डोज देनी पड़ती है। लाइव जो है, एटीन्यूटेड जो है, उसमें वो खुद मल्टीप्लाई कर लेगा। इनएक्टिव पैथोजन जो होता है, डेड पैथोजन जो होता है, वैक्सीन की फॉर्म में जब आप यूज करते हो तो हमारी बॉडी में वो एक ही स्पेसिफिक इम्यून सेल को अफेक्ट करता है या उसको प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, वो है बी लिम्फोसाइट्स। तो आप कह सकते हो कि इनएक्टिव पैथोजन से बनी हुई वैक्सीन बेसिकली एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर निर्भर करती हैं। एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट से बनता है, तो वो पूरी तरह एक तरह से कह सकते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी पर डिपेंड होती हैं। लेकिन अगर आप अलाइव यानी जिंदा और कमजोर किए गए पैथोजन को वैक्सीन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के साथ सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी भी मिलती है, यानी इम्यूनिटी थोड़ी और स्ट्रांग होती है और ज़्यादा बूस्टर डोज की भी ज़रूरत नहीं होती। पर इसके संग एक गड़बड़ हो सकती है भाई, जब आप लाइव एटीन्यूटेड पैथोजन को यूज़ करते हो, कमज़ोर किए गए जिंदा रोगाणु को वैक्सीन के रूप में यूज़ करते हो, तो उससे एक खतरा रहता है कि अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है उसको, तो
तो इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन में कभी कभार हम देखते हैं कि ये कमज़ोर वायरस भी बीमारी कर सकता है, फिर उल्टे लेने के देने पड़ सकते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ में हो सकते हैं। तो हम परंपरागत वैक्सीन कैसे बन रही है उसकी चर्चा आज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये लाइव जिंदा भी हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे डेड भी यूज़ कर रहे हैं, इनएक्टिव भी यूज़ कर रहे हैं। इनएक्टिव की पूरी बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, इनएक्टिव के सरफेस प्रोटीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या इनएक्टिव के सरफेस प्रोटीन्स के साथ सेल वॉल पॉलीसेक्राइड को मिलाकर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन्हीं सबको अपन आगे बढ़ाएंगे। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले वैक्सीन्स विच यूज इनएक्टिव पैथोजन। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, वैक्सीन्स दैट यूज इनएक्टिव पैथोजेंस। इनएक्टिव पैथोजेंस एज वैक्सीन्स। एज वैक्सीन। तो अगर आप किसी मरे हुए रोगाणु का यूज़ कर रहे हैं, डेड पैथोजन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें एक दो बातें हमको पहले से, जैसा मैंने कहा, याद रखनी है। सबसे पहली बात कि इसमें कई बूस्टर डोज देनी पड़ सकती हैं, मे रिक्वायर मैनी बूस्टर डोजेस। आपको एक बार लगाने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़े थोड़े समय बाद उसकी दूसरी डोज, तीसरी डोज, चौथी डोज, पांचवी डोज भी देनी पड़ सकती है। दूसरी चीज मैंने कहा कि ये हेवीली किस पे डिपेंडेंट है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे डिपेंडेंट है। तो मेनली डिपेंड्स ऑन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी का सीधा मतलब है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी, इसको कहते हैं AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें बी सेल्स काम करते हैं, ध्यान रखिए। एंटीबॉडी बी सेल्स के क्लोन से ही तो बनती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय बी सेल्स, बाय बी लिम्फोसाइट्स। तो ये कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई इनएक्टिव पैथोजन यूज़ करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन है जिसकी प्रतिरक्षी प्रणाली कमज़ोर है, उसमें ये बीमारी कर दे, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। पर इससे ये केवल एक बी सेल पर डिपेंडेंट है, तो ये थोड़ा सा नुकसान भी है। कई सारी बूस्टर डोज भी लेनी पड़ रही है आपको। अब मैंने कहा था कि पूरा का पूरा पैथोजन अगर आप यूज़ करें तो क्या होगा। तो देखिए, इस इनएक्टिव पैथोजन को आप यूज़ कर रहे हैं, अगर इसकी होल बॉडी ऑफ पैथोजन इज बीइंग यूज्ड इन मेकिंग ऑफ, तो इस कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि हम पूरे पैथोजन के शरीर को वैक्सीन की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला हमारा है इंजेक्टेबल, जिसको इंजेक्शन से दे सकते हैं। पोलियो वैक्सीन, आपने ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में सुना हुआ है, मुंह से हम दवा बच्चे के मुंह में डालते हैं, वो अलग है। हम यहाँ पे इंजेक्टेबल की बात कर रहे हैं। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन में पूरा का पूरा वायरस इनएक्टिव करके बच्चे के शरीर में पहुंचाया जाता है इंजेक्शन से। इसके अलावा इसमें और भी इंजेक्टेबल वैक्सीन हो सकती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इंजेक्टेबल टाइफॉइड वैक्सीन, टैब, TAB कहते हैं इसको, इंजेक्टेबल टैब, यानी टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड AB, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A एंड B वैक्सीन, ये भी इसी में आती है भाई। तीसरा हो सकता है कि भाई इंजेक्टेबल फ्लू की वैक्सीन, तो इसमें इंजेक्ट करने वाली फ्लू वैक्सीन भी अवेलेबल है, इंजेक्टेबल फ्लू वैक्सीन। फिर पूरा का पूरा पैथोजन आप यूज़ करें
डेड फॉर्म में, तो आपको एक मिलती है रेबीज वैक्सीन। तो जो इन्फेक्टेड कुत्ते के काटने से है वायरल डिजीज, उसके कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इनके काटने से हो सकता है रेबीज, तो उसकी वैक्सीन में भी पूरा पैथोजन यूज किया गया, पूरा वायरस यूज किया गया है, पर वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें ये आप कह सकते हैं कि सबसे कॉमन टाइप की, सबसे पुराने टाइप की वैक्सीन यही हैं। अब अपन बात करते हैं कि अगर किसी सरफेस प्रोटीन को आप यूज करें उस वायरस के, तो देखिए इसमें आप प्रोटीन यूज करेंगे, प्रोटीन ऑफ वायरस इज यूज्ड, ऑफ पैथोजन, वायरस नहीं बैक्टीरिया भी हो सकता है, ऑफ पैथोजन, रोगाणु, एज वैक्सीन। यहां पे प्रोटीन जो है आप केवल उसका यूज करेंगे, तो प्रोटीन केवल यूज करेंगे तो उसका अपना एग्जाम्पल बेस्ट है डीपीटी की वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन। तो ये जो डीपीटी वैक्सीन है, ये 3 बीमारियों के खिलाफ काम करती है। जैसे डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्टूसिस, जिसको काली खांसी कहते हैं, whooping cough, डिप्थीरिया को कहते हैं गल घोंटू, और टी का मतलब यहां पर है टिटनेस। तो इसमें जो डीपीटी की वैक्सीन है, जो बच्चों को जन्म के बाद 1.5 महीना पूरा होने पे, 2.5 महीना पूरा होने पे और 3.5 महीना पूरा होने पे 3 डोज दी जाती हैं। ये 3 रोगों से बचाव के लिए हैं। इसमें हमने इन पैथोजन के प्रोटीन्स को यूज़ किया है, ध्यान रखिए। इसमें से डिप्थीरिया और टिटनेस के तो टॉक्सिन्स को यूज़ किया गया है। टॉक्सिन मतलब विष, यानी कि जहर। तो डिप्थीरिया और टिटनेस वाला जो बैक्टीरिया है, वो जो टॉक्सिन निकालता है, विष निकालता है, उसको अपन ने प्रभावहीन बना के, इनएफेक्टिव बनाकर, हार्मलेस बनाकर यूज़ किया हुआ है। तो है तो वो प्रोटीन ही, जो बना रहा है वह टॉक्सिन, वो है तो प्रोटीन ही। तो इसमें डिप्थीरिया और टिटनेस के आप समझ सकते हैं प्रोटीन्स को यूज़ किया गया है। पर्ट्यूसिस, काली खांसी में सरफेस प्रोटीन को यूज़ किया गया है। अब ये जो हैं, ये केवल प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो वैक्सीन्स कुछ ऐसी भी हैं जिसमें प्रोटीन के संग सेल वॉल पॉलीसैकेराइड का भी यूज़ हो रहा है। आप उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स। तो जरा कॉन्जुगेटेड वैक्सीन को भी देख लो यहाँ पे। इसमें आपको कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में वी यूज प्रोटीन एंड सेल वॉल पॉलीसैकेराइड ऑफ पैथोजन। पॉलीसैकेराइड शुगर्स होती हैं, ये दोनों को एक साथ आप यूज कर रहे हैं, तो इससे इफेक्टिविटी बढ़ती है। तो ये प्रोटीन और सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और पैथोजन जब दोनों एक साथ वैक्सीन की फॉर्म में यूज होंगे, तो आप इसको कहोगे ये कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आजकल जितनी भी नई, जैसे कि टाइफॉइड की वैक्सीन नई आ गई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था टाइफॉइड की TAB, टैब वैक्सीन, यहाँ पर लिखा था, देखिए टैब वैक्सीन। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे कि भाई टैब वैक्सीन हमने अभी अभी पढ़ा था, ये टाइफॉइड के लिए, ये देखिए टैब वैक्सीन। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दोबारा से कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में लिखना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्जुगेटेड टाइफॉइड वैक्सीन इज अ बिट डिफरेंट। यहाँ पर कॉन्जुगेटेड टाइफॉइड वैक्सीन ये अलग है थोड़ी। यहाँ पर भी टाइफॉइड वैक्सीन, तो मैंने यही आपसे कहा था कि वैक्सीन एक से ज़्यादा तरीकों से भी बनाई जा सकती है। तो अगर आप देखोगे तो ये कॉन्जुगेटेड टाइफॉइड वैक्सीन में आपने प्रोटीन और सेल वॉल पॉलीसैकेराइड दोनों को एक साथ लिया है और यूज़ किया है। अब और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, चलिए। जैसे कि टाइफॉइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के बाद नई निमोनिया की वैक्सीन आई है, न्यूमोकोकल वैक्सीन कहते हैं इसको। इसी तरह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के लिए एक वैक्सीन आई है, हिब। तो ये सब नई वैक्सीन्स हैं और ये सब ज़्यादा यूज़ हो रही हैं।
तो इस चीज़ को इसी में लिखेंगे न्यूमोकोकल, ये निमोनिया के लिए, फॉर न्यूमोनिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होती है भाई। एंड हिब, HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप B वैक्सीन, ये मेनिंजाइटिस वगैरह के लिए, जिसमें दिमाग में सूजन होती है, दिमाग के बाहर जो मस्तिष्क आवरण या मेनिंजेस उसमें सूजन होती है, उसके लिए वैक्सीन है। तो हिप वैक्सीन जो नई वाली है, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो नई वाली है, वो सारी चीज़ हम देखते हैं कंजुगेटेड वैक्सीन की फॉर्म में आजकल यूज़ हो रही है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि ये जो वैक्सीन में अपन इनएक्टिव कर रहे हैं पैथोजन को, वो कैसे इनएक्टिव करते हैं। आप इनएक्टिव उसको हीट ट्रीटमेंट से भी कर सकते हो और दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये इनएक्टिव पैथोजन जो हुआ है, जो मर गया है, जिसको अपन ने इनएक्टिव बनाया है, वो किसकी हेल्प से बनाते हैं। हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप इसको, और यूज़ ऑफ फॉर्मेलिन की हेल्प से भी कर सकते हो। तो इसकी तरीके से आप इनएक्टिव कर सकते हो किसी पैथोजन को, उसका वैक्सीन के रूप में यूज़ कर सकते हो। आपको पता है, लेकिन बहुत सारी बूस्टर डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी। मुख्य रूप से ये बी लिम्फोसाइट से होने वाली इम्यूनिटी पर डिपेंडेंट होगी। तो ये इनएक्टिव पैथोजन का पूरा हिसाब किताब है। अब अपन बात करते हैं कि भाई जिंदा पैथोजन को यूज़ करना है हमें एज वैक्सीन, पर जिंदा पैथोजन को एसिड सीधा डाल देंगे तो बीमार हो जाएंगे हम। तो हम क्या करें, हम पैथोजन को कमज़ोर करेंगे। और कमज़ोर कैसे करते हैं किसी पैथोजन को, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन के अंदर कोई बीमारी करने वाला वायरस है, तो उस वायरस को हम कल्चर करेंगे चिक एम्ब्रियो मेम्ब्रेन के अंदर। चूजा जो होता है ना, चिड़िया का बच्चा, उसके चारों ओर मेम्ब्रेन्स होती है, जैसे आप जानते हो एमनियोन, कोरियन, एलेंटॉइस, इस तरह की मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन्स होती हैं। एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन के सेल में ये वायरस बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन वो चूंकि ह्यूमन वाला है तो वो चिक एम्ब्रियो में उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, कल्चर अच्छे से नहीं करेगा पहली बार में। पर अपन कोशिश जारी रखेंगे। पहली बार कल्चर किया, उसकी जनरेशन थोड़ी बहुत बढ़ी, फिर दोबारा किया नेक्स्ट जनरेशन चिक एम्ब्रियो मेम्ब्रेन में, फिर तिबारा किया, फिर किया, तो हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे वो वायरस सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे वो जितनी बार कल्चर करता जाएंगे तो हम देखेंगे वो ह्यूमन के सेल में मल्टीप्लाई होने की क्षमता खोता जाएगा और वो चिक वाले एम्ब्रियो के संग अपने आप को एडेप्ट कर लेगा। तो चिक एम्ब्रियो मेम्ब्रेन में कल्चरिंग के लिए धीरे धीरे एडेप्टेशन उसकी बढ़ रही है। ह्यूमन में बीमारी करने वाली और कल्चर करने वाली उसकी कैपेबिलिटी कम होती चली जा रही है। इस तरह आप उसको वीक बना रहे हैं। तो ये वीक करने के लिए आप उसको निरंतर सक्सेसिवली कल्चर करते हैं किसी दूसरे होस्ट में, और कई सारे कम से कम 100 जनरेशन के बाद, कई सालों के बाद फिर वो ऐसा हो जाता है कि जिसको आप ह्यूमन के अंदर डाल भी दोगे तो बीमारी नहीं करेगा, लेकिन उसके सरफेस के प्रोटीन्स को हमारी बॉडी पहचान सकती है और हमारी बॉडी में मेमोरी सेल बन सकते हैं। हमारी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडी प्रिपेयर करके तैयार बैठ जाएगी। ये ज़रूर हो सकता है उस वैक्सीन से। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब अलाइव या लिविंग पैथोजन को यूज़ करना है तो पहले उसे कमज़ोर या एटीन्यूटेड करना पड़ता है। इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अब अपन लिखेंगे यहाँ पर कि भाई अपन को करना है लाइव एटीन्यूटेड पैथोजन का यूज़। लाइव एटीन्यूटेड का अभी भी मतलब नहीं समझ आया हो तो मैं लिख देता हूँ, जिसको वीक कर दिया गया, वीकेंड पैथोजन यूज्ड एज वैक्सीन। यहां पर मैंने अभी जैसा बताया कि आप ये काम तो कर रहे हो, ठीक है, पर उसको कमजोर कैसे करोगे। इस पैथोजन को आप लगातार कल्चर कराओगे। तो बाय सक्सेसिव कल्चरिंग इट
in a different host or on culture medium. अब इसमें अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, चिक एम्ब्रियो मेम्ब्रेन, कल्चर इन चिक एम्ब्रियो मेम्ब्रेन। उसकी सेल्स के अंदर अगर अपन ने इसको कल्चर कर लिया तो क्या देखोगे, कुछ जनरेशन्स के बाद ह्यूमन में डिजीज करने की इसकी कैपेबिलिटी कम होती चली जाएगी, ह्यूमन के अंदर मल्टीप्लाई होने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी इसकी, और ये चिक एम्ब्रियो के मेम्ब्रेन में खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए अडेप्ट करता चला जाएगा। तो हम कह देंगे अटीन्यूटेड हो गया, ये वीक हो गया है, और इसका यूज़ हम बड़े आराम से एक वैक्सीन की फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन इसको जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा, उससे अपन उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ले लेते हैं। पहली चीज़, मैनी बूस्टर डोजेज आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दिस एटीन्यूटेड वायरस और बैक्टीरिया कैन इटसेल्फ मल्टीप्लाई इन द बॉडी। तो हमने इस वैक्सीन को अंदर डाल दिया, वैक्सीन को अंदर डालते ही क्या होगा, ये खुद ही मल्टीप्लाई हो सकता है, इसकी बूस्टर डोजेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इट कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ in a living body but cannot cause disease, but cannot cause disease। तो ये जो चीज़ है इससे हमको फ़ायदा हो रहा है, हमारी बॉडी बड़े आराम से इसको देखकर मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर कर सकती है। दूसरी चीज़, ये वाली जो पर्टिकुलर वैक्सीन है ये केवल ह्यूमोरल इम्यूनिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी टी लिम्फोसाइट को भी इम्यून सिस्टम में ले आएगी, यानी उसको भी पिक्चर में ले आएगी, दोनों पे डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, दीज वैक्सीन्स डिपेंड ऑन generating both immunities, both kind of immunities। जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको, जो अपन ने डेड पैथोजन को यूज़ किया था इनएक्टिव को, तो केवल बी लिम्फोसाइट ही एक्टिव हुए थे। तो यहाँ पे दोनों तरह की इम्यूनिटीज एक्टिव हो रही है, ह्यूमोरल एज वेल एज सेल्यूलर, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, इसको आप कहते हैं CMI, ये होती है टी लिम्फोसाइट से कंट्रोल या रेगुलेट। तो ये दोनों एक साथ सेल्स जब आ जाएंगे पिक्चर में इम्यून रेस्पॉन्स में, तो डेफिनेटली बेटर मिलेगा हमको इम्यून रेस्पॉन्स। पर इसके संग प्रॉब्लम क्या है, इसके संग एक प्रॉब्लम भी है, समटाइम्स इन इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन्स ये वायरस अपने पुराने रूप में वापस आ सकता है, इम्यूनो डेफिशिएंट अगर पर्सन है तो। बट इन इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन, इम्यूनो डेफिशिएंट यानी जिसकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, इन इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन द वैक्सीन may revert back to its pathogenic state, may revert back, वो वापस से पैथोजन बन सकती है, और पैथोजेनिक स्टेट होगी तो बीमारी हो जाएगी भाई। फिर ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ। तो कभी कभी वैक्सीन नुकसान भी कर सकती है। अब मैं इसके एग्जाम्पल एंड में ले रहा हूँ भाई कि कौन से इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं जिसमें आपने लाइव एटीन्यूटेड पैथोजन को यूज़ किया हुआ है। तो हम इसमें लेंगे फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपनी जानी मानी ओरल पोलियो वैक्सीन से। और यहाँ पर एक और ओरल वैक्सीन लिखूंगा मुंह से दी जाने वाली, वो टाइफाइड वैक्सीन है, अमेरिका में बहुत यूज़ होती है वो, TY21A। तो ये ओरल टाइफाइड वैक्सीन।
ये ओरल टाइफॉइड वैक्सीन, इसको TY21A ऐसे कहा जाता है। और इस चीज़ को मैं हाईलाइट यहाँ पे भी कर देता हूँ क्योंकि अब टाइफॉइड वैक्सीन के बारे में आप तीसरी बार पढ़ रहे हो। आपने सबसे पहले पढ़ा था टैब वैक्सीन टाइफॉइड वैक्सीन थी, लेकिन उसमें क्या यूज़ हो रहा था, पूरा का पूरा जो टाइफॉइड का बैक्टीरियम है उसको पूरा हमने मार के यूज़ किया था वैक्सीन के फॉर्म में। दूसरी बार आपने पढ़ा था कि कॉन्जुगेटेड टाइफॉइड वैक्सीन, उसमें अपन ने प्रोटीन और उसके संग सेल वॉल पॉलीसेक्राइड को मिलाकर वैक्सीन के फॉर्म में यूज़ किया था। और यहाँ पे आप जिंदा टाइफॉइड बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हो, हाँ उसे कमज़ोर कर दिया है आपने। तो टाइफॉइड वैक्सीन भी 3 तरीके से बन पा रही है, देखिए आप। इसके अलावा अपन एक वैक्सीन को और लिख सकते हैं नाम MMR, जो कि मीजल्स और जर्मन मीजल्स यानी रूबेला और मम्स, इन तीनों के खिलाफ हमको सुरक्षा देती है। तो MMR वैक्सीन अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, MMR वैक्सीन। मैंने जैसा बताया 3 बीमारियों के लिए है, मीजल्स, दूसरा M है मम्स और R फॉर रूबेला जिसको कहते हैं जर्मन मीजल्स। इन तीनों के खिलाफ ये काम करती है। इसके अलावा नाक से फ्लू की वैक्सीन नाक से दी जाती है, तो इसको नेजल यानी नाक से दी जाने वाली फ्लू वैक्सीन, ये भी इसी तरह से यूज़ हो रही है। अमेरिका में ये चीज़ बहुत कॉमन है, इंडिया में ये फ्लू वैक्सीन अभी इतनी पॉपुलर नहीं है। आपको मालूम है फ्लू के बहुत सारे डिफरेंट वायरसेस हैं, अमेरिका में जो यूज़ हो रही है वो इंडिया में यूज़ नहीं हो सकती, वो इतनी इफेक्टिव यहाँ पर नहीं होगी। तो ये वाली बात आज मैंने क्लियर आपको कर दी कि परंपरागत वैक्सीन कैसे बनाई जा रही हैं, कौन कौन सी हैं। आपने देखा कि टाइफॉइड वैक्सीन एक अकेली वैक्सीन जिसका नाम है वो कितनी तरीके से बनाई जा रही है। यहाँ पर ओरल टाइफॉइड वैक्सीन TY21A आप देख रहे हो, जिसमें जिंदा पैथोजन को आप यूज़ कर रहे हो। पीछे मैंने आपको दिखाया था कि ये TAB टाइफॉइड वैक्सीन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा बैक्टीरियम मार कर यानी इनएक्टिव करके यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हम कभी कभी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के रूप में भी टाइफॉइड वैक्सीन को देखते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आज आपको क्लियर कर दी हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे बेल बटन दबाइए।